दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, यानी कि जो पुराना पेपर है उसका सॉल्यूशन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन होता है इसमें से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होने की जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए क्लास के अंत तक आपको जुड़े रहना है और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आता है जिसमें आपके 13 से या 12 क्वेश्चन आपके दिए होते हैं, जिसमें से आपको लगभग 10 क्वेश्चन आपको इसमें करने होते हैं, जो कि लगभग डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जिसमें सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन पूछी गई है वो पूछी गई है उत्परिवर्तन की। तो उत्परिवर्तन क्या होता है कि जो जीन और गुणसूत्र में की संरचना में अचानक जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जीन या गुणसूत्र की संरचना में होने वाले अचानक और एवं वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ये प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी ये हो सकता है, तथा नई आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। यानी कि ये एक तो जो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और ये जो नई आनुवांशिक विविधता होती है उसको ये उत्पन्न करता है कौन, उत्परिवर्तन, या जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन, हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके आता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है कि जो आनुवांशिक सामग्री को एकत्र या संग्रह जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं। और ये पौध प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण आनुवांशिक संसाधन या कहें कि आनुवांशिक रिसोर्सेज जो होता है वो होता है। फिर आपके आता है सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है कि जिस जब कोई भी क्रॉप होती है तो सबसे पहले वो जहाँ उगती थी उसी को उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है कि उसकी अधिकतम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, यानी कि सबसे पहले जहाँ पे जो फसल उगी है एक तो वो, और जो जहाँ पे उसकी जो आनुवांशिक जो विविधता होती है वो अधिक पाई जाती है तो उसे ही उस फसल का क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके आता है सटल ब्रीडिंग। यानी कि सटल प्रजनन क्या होता है कि दो या अधिक भिन्न पर्यावरण में पीढ़ियों को आगे बढ़ाकर चयन करने की विधि को हम क्या कहते हैं, सेटल प्रजनन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग पर्यावरणों में, यानी कि जो भिन्न भिन्न जो पर्यावरण होते हैं उनमें जो पीढ़ियां होती हैं उनको आगे बढ़ाकर उसमें जो सिलेक्शन करने की जो विधि होती है, यानी कि जो पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जो संकरण होता है उसमें जो चयन करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेटल प्रजनन कहते हैं। और इससे व्यापक अनुकूलन वाली जो वेराइटियां होती है वो विकसित होती है, यानी कि इससे जो वाइडली अडेप्टिव वेराइटियां जो होती है वो डेवलप होती है। इसके बाद आता है स्पीड ब्रीडिंग। स्पीड ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है कि जो नियंत्रित प्रकाश हो गया या तापमान और वातावरण को मेंटेन करके जो संकरण किया जाता है या अधिक पीढ़ियां प्राप्त करने के लिए जो तकनीक को, मतलब कम समय में अधिक पीढ़ियां प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, त्वरित प्रजनन या स्पीड ब्रीडिंग हम इसको कहते हैं। और फिर आपके आता है अनुकूलीकरण, यानी कि अनुकूलन जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब कोई नई वैरायटी होती है तो वो जैसे, या कोई नया फसल होती है तो वो उसे वातावरण, नए वातावरण के अनुसार स्वयं को डालती है, तो वो क्या कहलाता है, अनुकूलीकरण कहलाता है। यानी कि जो नई फसल है वो वातावरण के अनुसार ढल रही है तो धीरे धीरे स्वयं को ढाल लेता है, तो इस ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलीकरण हम इसको कहते हैं। प्री ब्रीडिंग क्या होती है कि जो जंगली प्रजातियां एवं जर्म प्लाज्म से उपयोगी जीनों को उन्नत वेराइटियों में स्थानांतरित करने की प्रारंभ प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्री ब्रीडिंग कहते हैं। यानी कि जो जर्म प्लाज्मा होता है या जो जंगली प्रजातियां जो होती है उसमें से क्या है कि जो उपयोगी जो जीन होते हैं उनको उन्नत वेराइटियों में ट्रांसफर करने की जो प्रारंभिक, यानी कि जो शुरुआत की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्री ब्रीडिंग हम कहते हैं। पृथक्करण क्या होता है कि जो संकरण के बाद संतति में जीनों या लक्षणों का अलग अलग होकर विभिन्न संयोजनों में प्रकट होना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है कि जो पौधों के आनुवांशिक सुधार की विज्ञान और कला होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं। और इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, उच्च उपज वाली और बेहतर, यानी कि बेटर वेराइटियों का विकास करना, बेटर वेराइटियों को डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट आपके आता है संकुल वैरायटी, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट वैरायटी। क्या होती है कि कई श्रेष्ठ जनकों या लाइनों को मिलाकर तथा मुक्त परागण द्वारा विकसित की गई जो वैरायटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, संकुल वैरायटी या कंपोजिट वैरायटी हम इसको कहते हैं।
फिर आपके आता है प्रभाविता यानी डोमिनेंस। क्या होता है कि जब युग्मक निर्माण के दौरान एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित करता है, यानी कि उसको अपने जो एक लक्षण जो होता है, एक जीन जो होता है वो दूसरे जीन पर प्रभावी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। पालतूकरण क्या होता है कि जब जंगली पौधों को मानव उपयोग के लिए चयन किया जाता है, यानी कि उसका सिलेक्शन किया जाता है, उसमें सुधार द्वारा खेती योग्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पालतूकरण कहते हैं। यानी कि जैसे कोई जंगली पौधा है तो उसमें हम उसका चयन करते हैं, उसमें कुछ नए-नए जीनों को यूज़ करके उसमें सुधार करके उस जंगली प्रजाति को यदि हम मानव उपयोगी बना लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पालतूकरण हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे छोटे 1-1 लाइन वाले या 2-2 लाइन वाले जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है आपके सेकंड क्वेश्चन जो जिसमें आपके लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 6 से 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं जो कि 6 से 8 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना होता है। इसमें सबसे पहले आपके क्वेश्चन आया कि आत्म असंगति की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकारों का वर्णन उपयुक्त उदाहरण सहित करना है। यानी कि जो आत्म असंगति क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है और इसके टाइप्स का वर्णन करना है विद एग्जांपल। तो आत्म असंगति क्या होती है कि एक आनुवंशिक तंत्र है जो स्वपरागण को रोकता है, यानी कि आत्म का मतलब होता है सेल्फ और असंगति का मतलब होता है परागण, यानी कि जो स्वपरागण होता है उसको रोकने का काम कौन करता है, आत्म असंगति करता है। इसमें उसी पौधे का जो पोलन होता है वो निषेचन करने में असफल रहता है, यानी कि जो पोलन होता है वो उसी पौधे में निषेचन करने में असफल रह जाता है। ये पर परागण को बढ़ावा देता है और आनुवंशिक विविधता बढ़ाता है। आत्म असंगति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है गेमेटोफाइटिक और दूसरी होती है आपकी स्पोरोफाइटिक, यानी कि 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला जो आता है गेमेटोफाइटिक, इसमें क्या होता है कि जो पराग की प्रतिक्रिया जो होती है वो स्वयं के जीनोटाइप पर निर्भर करती है। जैसे कि उसका उदाहरण होता है तंबाकू हो गया, पेटूनिया जो होता है वो सब किसके उदाहरण है, गेमेटोफाइटिक आत्म असंगति के उदाहरण होते हैं। दूसरा जो हमारा था स्पोरोफाइटिक आत्म असंगति, इसमें क्या होता है कि जो पोलन की प्रतिक्रिया जो होती है यानी पोलन बिहेवियर डिपेंड करता है ऑन द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स प्लांट, यानी कि जो जो पौधे होते हैं या जो जनक पौधे होते हैं उन पर निर्भर करता है कौन, जीनोटाइप। और इसके उदाहरण क्या रहेंगे, गोभी और मूली जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल रहेंगे। किसके एग्जाम्पल, स्पोरोफाइटिक आत्म असंगति के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि उपयुक्त उदाहरण सहित आपको दूर संकरण की व्याख्या करनी है, यानी कि जो दूर संकरण होता है वो क्या होता है कि जो दूर संकरण वह प्रक्रिया है या एक प्रकार से कहिए कि वह प्रोसेस है जिसमें विभिन्न प्रजातियां अथवा विभिन्न वंशों के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रजातियां और अलग-अलग जो वंश होते हैं उनके बीच में इसमें संकरण कराया जाता है, यानी कि दूर के जो रिश्तेदार होते हैं उनमें इसमें संकरण कराया जाता है, इसलिए इसको दूर संकरण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उपयोगी जीनों को एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित करना, यानी कि अलग-अलग प्रजातियों में संकरण करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उपयोगी जो जीन होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित हो जाते हैं। दूर संकरण पादप प्रजनन में आनुवंशिक विविधता बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। ये विधि द्वारा रोग प्रतिरोध, कीट प्रतिरोध तथा प्रतिकूल परिस्थितियों की सहनशीलता जैसे गुण प्राप्त इसमें किए जाते हैं। दूर संकरण में प्राय पूर्व निषेचन और पश्च निषेचन जो बाधाएं होती है वो उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पूर्व निषेचन होता है या जो पश्च निषेचन होता है ऐसी बाधाएं इसमें आपको देखने को मिलती है किसमें, दूर संकरण में। और इन बाधाओं को दूर करने के लिए एम्ब्रियो रेस्क्यू तथा क्रोमोसोम द्विगुणन जैसी तकनीकें जो होती है वो अपनाई जाती है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो दूर संकरण होता है उसमें मुख्य बाधाएं कौन कौन सी आती है, तो प्राय पूर्व निषेचन और पश्च निषेचन जो बाधाएं आपको देखने को मिलती है। और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू या क्रोमोसोम द्विगुणन जैसी जो तकनीकें होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है इसका यूज किया जाता है। गेहूं तथा राई के संकरण में ट्रिटिकेल नामक नई फसल विकसित की गई थी। धान में जंगली प्रजातियों से रोग प्रतिरोधी जीनों तथा का स्थानांतरण भी दूर संकरण का ही एक उदाहरण होता है, यानी कि यहाँ पे दो, एक तो जो गेहूं तथा राई का संकरण है ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है, दूसरा जो धान की जो जंगली प्रजातियों से जो रोग प्रतिरोधी जीनों का स्थानांतरण किया गया था वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, दूर संकरण का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आपके आता है उद्गम केंद्र और विविधता केंद्र में अंतर आपको स्पष्ट करना है। उद्गम केंद्र क्या होता है कि जिस
किसी फसल की उत्पत्ति हुई है उसी को उसका क्या यानी कि जो फसल सबसे पहले जहाँ पे उगी है तो उसी को उसका उद्गम केंद्र माना जाता है। इसकी जो अवधारणा सर्वप्रथम दी थी वो एन.आई. बेबीलोव ने प्रस्तुत की थी। जबकि जो विविधता केंद्र जो होता है वो वह क्षेत्र होता है जहाँ किसी फसल की सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, यानी कि जो जेनेटिक वेरिएशन जब जिस फसल का सबसे ज्यादा जहाँ होता है उसी को विविधता केंद्र हम इसको कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। ये क्या है कि जो ओरिजिन प्लेस और जो डाइवर्सिटी होती है वो लगभग फसलों की समान होती है, लेकिन कुछ फसलों में ये क्या है अलग अलग हो सकती है। कई बार उद्गम केंद्र और विविधता केंद्र एक ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ फसलों में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। उद्गम केंद्र फसल के विकास को प्रारंभिक स्थान दर्शाता है, जबकि जो विविधता केंद्र होता है वो पादप प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण आनुवांशिक संसाधन प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है संकरण कार्यक्रम में चयन का महत्व आपको इसमें बताना है कि जो संकरण होता है, जो सिलेक्शन होता है उसमें जो चयन का महत्व क्या है, यानी सिलेक्शन का महत्व क्या है। तो चयन पादप प्रजनन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा श्रेष्ठ पौधों की पहचान की जाती है और उसको सिलेक्ट किया जाता है। संकरण के बाद उत्पन्न जो संतति होती है उसमें वांछनीय गुणों को वाले पौधों को चुना जाता है, यानी कि जो पहले इसमें सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो अच्छे जो गुण दिखाने वाले जो पौधे होते हैं उनको उनको चुना जाता है और चेन से उच्च उपज वाली जो वैरायटी होती है उसका विकास जो होता है वो संभव हो जाता है। ये रोग एवं कीट प्रतिरोधी पौधों के विकास में सहायक होती है। चेन फसलों जो होते हैं उनकी गुणवत्ता में भी सुधार करता है, यानी कि जो सिलेक्शन होता है इससे क्या है कि जो फसल की जो क्वालिटी होती है उसमें भी ये सुधार करने का काम करता है। उन्नत वैरायटी के विकास में चेन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है पौधों के पालतूकरण का संक्षिप्त आपको विवरण करना है, यानी कि पालतूकरण क्या होता है, जो जंगली पौधे होते हैं उनमें कुछ सुधार करके उसको मानव उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पालतूकरण कहते हैं। तो वह प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा जंगली पौधों को खेती योग्य बनाया जाता है। ये मानव द्वारा चयन और सुधार के माध्यम से किया जाता है, यानी कि इसमें सिलेक्शन किया जाता है किसके द्वारा, मानव द्वारा, और इसमें सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट इसमें किया जाता है। पालतूकरण से पौधों में उपयोगी गुणों का विकास होता है और इससे उपज और क्वालिटी जो होती है दोनों में जो सुधार होता है या वृद्धि होती है, यानी कि इम्प्रूव इंक्रीज जो होती है। और क्या क्या होती है, एक तो उपज और जो क्वालिटी होती है वो दोनों ही इंक्रीज होती है। बीजों का झड़ना कम हो जाता है, फल एवं बीज का आकार जो होता है वो भी बढ़ जाता है। आधुनिक कृषि की अधिकांश फसलें जो होती है वो पालतूकरण का ही परिणाम है, यानी कि जो जितनी भी जो आधुनिक जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की क्रॉप्स है वो किसका उदाहरण या किसका परिणाम है, वो परिणाम है पालतूकरण का, यानी कि वो सब जंगली प्रजातियों में चयन और उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके जीनों में सुधार करके उसको खेती योग्य बनाया गया है। फिर आपके आता है उत्परिवर्तन प्रजनन के लाभ और सीमाएं आपको बतानी है कि जो उत्परिवर्तन जो होता है, म्यूटेशन जो होता है, इसके बेनिफिट क्या है यानी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो उत्परिवर्तन के लाभ की बात करें तो ये उत्परिवर्तन प्रजनन नई आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करता है। ये कम समय में उपयोगी लक्षण विकसित करने में सहायक होता है। तीसरा इसका क्या लाभ है कि रोग प्रतिरोधी और उच्च गुणवत्ता वाली वेराइटियां जो होती है वो डेवलप की जा सकती है। ये उन फसलों में भी उपयोगी होता है जो प्राकृतिक विविधता कम होती है, यानी कि ये उन वेराइटियों में भी या उन फसलों में भी इसका यूज किया जा सकता है किसका, म्यूटेशन का, जिसमें क्या है कि जो प्राकृतिक रूप से जो विविधता होती है वो कम होती है। अधिकांश उत्परिवर्तन जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। उपयोगी उत्परिवर्तनों की पहचान करना कठिन होती है, ये इसके हानियां होती है यहाँ से स्टार्ट, यानी कि यहाँ से इसकी जो हानियां स्टार्ट हो जाती है, ये आपको लिख लेना है कि हानि है, यानी कि डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं कि एक तो ये जो उत्परिवर्तन होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। दूसरा इसकी पहचान करना कठिन हो जाता है और ये प्रक्रिया में अधिक समय तथा श्रम जो होता है उसकी आवश्यकता इसमें होती है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे 6 से 8 लाइन वाले जो कि लगभग 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो आपके पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जर्म प्लाज्मा संग्रहण और संरक्षण की विभिन्न विधियों का इसमें आपको वर्णन करना है। तो जर्म प्लाज्म किसी भी फसल की समस्त आनुवंशिक सामग्री का संग्रह होता है, यानी कि जर्म प्लाज्म क्या होता है कि जो किसी भी फसल की बात करें या किसी भी क्रॉप की हम बात करें तो उसकी जो जितनी भी जो जेनेटिक जो मटेरियल जो होता है,
जो कलेक्शन होता है जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इसका जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्मा में इसको कहते हैं। पादप प्रजनन कार्यक्रमों में जर्म प्लाज्मा का अत्यधिक महत्व होता है। जर्म प्लाज्मा का संग्रहण विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जो कि मुख्यतः इन सीटू और एक्स सीटू विधियों द्वारा इसमें जो संग्रहण होता है वो किया जाता है। यानी कि जो जर्म प्लाज्मा संरक्षण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि जो जो पौधा होता है, इन सीटू में पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, यानी कि जो जहाँ पे पौधा उगा हुआ है वहीं पे उसको संरक्षित किया जाता है, वहीं के वहां पे उसकी बाउंड्री वगैरह जो भी होती है वो बनाकर वहीं पे उसको सुरक्षित किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, इन सीटू के ये उदाहरण होते हैं। जबकि जो एक्स सीटू होता है वो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनको उसके जो प्राकृतिक स्थान होता है उससे बाहर कहीं सुरक्षित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स सीटू संरक्षण हम किसको कहते हैं। जैसे कि सीड बैंक हो गया, जो किसका उदाहरण है, सीड बैंक किसका उदाहरण है, आपके एक्स सीटू संरक्षण का ही उदाहरण होता है। ये एक प्रकार से कहें कि मेथड होता है। तो जीन बैंकों में क्या होता है कि बीज को कम तापमान और कम आर्द्रता पर सुरक्षित किया जाता है। फील्ड जीन बैंक में जीवित पौधों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते, तो उसमें उस स्थिति में क्या होता है कि उनको जो होते हैं फील्ड जीन बैंक, यानी कि ऐसे जगहों पर खुले में उनको संरक्षित किया जाता है। उत्तक संवर्धन और कार्यो प्रिजर्वेशन में भी संरक्षण की आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है। जर्म प्लाज्मा संरक्षण भविष्य के लिए मूल्यवान आनुवंशिक संसाधनों का सुरक्षित रखता है। यानी कि ये हमारा था कि जो जर्म प्लाज्मा होता है इसके संरक्षण की कौन कौन सी मेथड है। दो मेथड होती है, एक तो इन सीटू, एक होती है एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि उसको जो प्राकृतिक जो पौधा होता है या जो फसल होती है उसको प्राकृतिक स्थान पर उसको संरक्षित किया जाता है। जबकि जो एक्स सीटू होती है उसमें क्या होता है कि उसको जैसे सीड बैंक हो गया, यहाँ पे इसको संग्रहित किया जाता है, कम तापमान और कम आर्द्रता पर संग्रहित किया जाता है। फिर आपके आता है बैक क्रॉस प्रजनन विधि का आपको वर्णन करना है, यानी कि बैक क्रॉस प्रजनन विधि क्या होती है, मेथड को आपके बारे में इसके बारे में आपको बताना है। बैक क्रॉस प्रजनन की एक महत्वपूर्ण पादप प्रजनन विधि है। इसका उपयोग किसी श्रेष्ठ किस्म या वैरायटी में एक या कुछ विशेष गुणों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि में संकर संतति का बार बार श्रेष्ठ जनक के साथ संकरण करवाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिड जो संतति होती है उसको वापस उसका बैक क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जो श्रेष्ठ जनक होते हैं उनके साथ वापस संकरण करवाया जाता है। श्रेष्ठ जनक को आवर्ती जनक कहा जाता है, जबकि जो वांछित गुण देने वाले जो जनक होता है उसको हम क्या कहते हैं, दाता जनक हम इसको कहते हैं। दोनों को पता होना चाहिए कि जो आवर्ती जनक कौन से होते हैं और दाता जनक कौन से होते हैं। प्रथम चरण में आवर्ती जनक तथा दाता जनक के बीच संकरण करवाया जाता है। फिर क्या होता है, प्राप्त संकर जो होता है, इनकी प्राप्त जो संतति होती है उसको पुनः आवर्ती जनक से संकरण करवाया जाता है, यानी कि उसको वापस दाता जनक के साथ संकर ना करवाकर उसको करवाया जाता है, आवर्ती जनक के साथ संकर कराया जाता है। ये प्रक्रिया कई पीढ़ियों तक दोहराई जाती है। प्रत्येक पीढ़ी में जो वांछित गुण वाले जो पौधे होते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है। अंत में मूल वैरायटी का अधिकांश गुणों के साथ नया गुण जो प्राप्त हो जाता है। रोग प्रतिरोधी वैरायटियों के विकास में ये विधि जो होती है वो अत्यंत उपयोगी होती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है उत्परिवर्तन जो होता है, उत्परिवर्तन प्रजनन में प्रयुक्त भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तकों का वर्णन करना है। यानी कि जो उत्परिवर्तन होता है वो कई बार प्राकृतिक रूप से भी होता है, लेकिन कभी कभी हम उसको कृत्रिम रूप से भी करवा सकते हैं, जो कि दो प्रकार से होता है, एक तो भौतिक और एक रासायनिक उत्परिवर्तकों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें जो भौतिक होती है उसमें सामान्यतः जो किरणें होती है, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, इन सब का उपयोग किया जाता है। जबकि जो रासायनिक उत्परिवर्तक होते हैं उनमें कुछ ना कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो उनकी हम एक एक करके बात करते हैं। तो उत्परिवर्तन प्रजनन में कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है। उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को ये हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तक कहते हैं या म्यूटेजेंस हम इसको कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक उत्परिवर्तकों में विकिरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो रेडिएशन जो होती है, विकिरण जो होती है, इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें एक्स किरणें आती है, गामा किरणें तथा न्यूट्रॉन
प्रमुख भौतिक उत्परिवर्तक होते हैं। यानी कि जो आपसे पूछा जाए कि जो उत्परिवर्तन के भौतिक उत्परिवर्तकों के नाम आपसे पूछे जाए तो इसमें आते एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें होगी और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इसके मुख्य उदाहरण या मुख्य उत्परिवर्तक होते हैं। किसके? भौतिक उत्परिवर्तन के। गामा किरणें सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। ये डीएनए की संरचना में परिवर्तन उत्पन्न करती है। जबकि जो रासायनिक उत्परिवर्तक होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें एक होता है आपके इथाइल मेथाइल सल्फोनेट जो होता है, ये प्रमुख रासायनिक उत्परिवर्तक होता है। यानी कि सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ईएमएस, हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो रासायनिक उत्परिवर्तक कौन सा है, तो ईएमएस शॉर्ट में आप कह सकते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इथाइल मेथाइल सल्फोनेट, इसका पूरा नाम होता है। इसके साथ ही एनएमयू और सोडियम एजाइड जो होते हैं, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक उत्परिवर्तक जीन स्तर पर परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा अनेक उन्नत जो वैरायटी होती है उनका विकास किया जा सकता है। तो ये था हमारा उत्परिवर्तन, जिसमें हमने भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तकों के बारे में बात की। दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके छोटे क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है, जो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, जनसंख्या सुधार क्या है? परपरागित फसलों में विभिन्न प्रजनन विधियों का उल्लेख करना है और ईयर टू रो विधि जो होती है उसका फ्लो चार्ट द्वारा इसको आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट क्या होती है, कि वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस है जिसमें किसी परपरागित फसल की जनसंख्या में वांछनीय जीनों की आवृत्ति जो होती है वो बढ़ाई जाती है। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है वो एक तो उपज गुणवत्ता और जो रेसिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध क्षमता में सुधार करना इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। परपरागित फसलों में आनुवंशिक विविधता अधिक होती है। इस विविधता का उपयोग जो होता है वो सिलेक्शन और प्रजनन, यानी कि सिलेक्शन और ब्रीडिंग में इसका उपयोग किया जाता है। परपरागित फसलों की प्रमुख प्रजनन विधियां यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें आता है मास सिलेक्शन हो गया, ईयर टू रो सिलेक्शन हो गया, हाफ सिप सिलेक्शन हो गया, फुल सिप सिलेक्शन हो गया और इसी के साथ जो रिकरेंट सिलेक्शन हो गया, सिंथेटिक वेराइटी डेवलपमेंट हो गया और कंपोजिट वेराइटी डेवलपमेंट। ये सब किसके प्रकार होते हैं? ये सब प्रकार होते हैं परपरागित फसलों की जो प्रमुख प्रजनन की विधियां जो होती है वो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईयर टू रो मेथड का फ्लो चार्ट बनाकर आपको इसमें समझाना है। तो इसमें आप बात करें यदि फ्लो चार्ट के, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका प्रतिपादन किसने किया, तो एक हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने मक्का में इसका प्रतिपादन किया था। जिसमें क्या है कि इसके फ्लो चार्ट से हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें श्रेष्ठ पौधे जो होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद जो जो श्रेष्ठ भुट्टे होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो इसमें जो अच्छे पौधे होते हैं उनको चयन किया जाता है, उसका सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद जो अच्छे भुट्टे होते हैं उनका उसको एकत्रित किया जाता है, उसका कलेक्शन किया जाता है और प्रत्येक भुट्टे के बीजों को अलग अलग पंक्तियों में बोया जाता है। यानी कि 4 से 5 प्रकार के या अधिक प्रकार के जो भुट्टे होते हैं उनको सिलेक्ट करके उनको अलग अलग कतारों में उनको बोया जाता है। पंक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। जब भुट्टा जो होता है, जब मक्के का पौधा बड़ा हो जाता है तब उसमें क्या है कि उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि एक दूसरे से उनकी तुलना की जाती है। श्रेष्ठ जो पंक्ति होती है, यानी कि जो अच्छे पौधे वाले जो बीजों की जो पंक्ति होती है उसको चयन किया जाता है। मुक्त परागन किया जाता है, यानी कि ओपन पोलिनेशन द्वारा इसको तैयार किया जाता है और उन्नत जनसंख्या इसमें प्राप्त की जाती है, यानी कि जो इम्प्रूव पॉपुलेशन जो होती है वो इसमें प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये इसका फ्लो चार्ट यदि आपसे पूछा जाए तो आपको इस तरीके से बना के आना है। फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नरबंध्यता क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए फसल सुधार कार्यक्रमों में इसके महत्व और उपयोग जो होते हैं उसके बारे में आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो नरबंध्यता क्या होती है कि वह अवस्था है जिसमें पौधे का पराग जो होता है वो जीव क्षम नहीं होता है या बनता ही नहीं है। यानी कि जो नरबंध्यता में क्या होता है, जो पोलन होता है या तो उसकी क्षमता नहीं होती है कि वो नया बीज बना सके, या वो जो होता है पोलन जो होता है वो बनता ही नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, नरबंध्यता हम किसको कहते हैं। ऐसे पौधे मादा के रूप में कार्य करते हैं। संकर बीज उत्पादन में इसका विशेष महत्व होता है। इसके कुछ टाइप्स की बात करें, यानी कि नरबंध्यता के प्रकारों की यदि हम बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है आनुवांशिक नरबंध्यता, जिसमें क्या होता है कि ये नाभिकीय जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये वंशानुगत होता है।
नेक्स्ट आपके इसका प्रकार आता है कोशिका द्रव्य नरबंध्यता, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो जीन होते हैं उनके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और ये क्या है कि मातृ रेखा से ही वंशानुगत होता है, यानी कि जो मातृ रेखा होते हैं जैसे कि माता से पुत्री में जाता है, ना कि ये पुत्र में जाता है। कोशिका द्रव्य आनुवंशिक नरबंध्यता में क्या होता है कि इसमें कोशिका द्रव्य तथा नाभिकीय दोनों जीन भाग लेते हैं और संकर बीज उत्पादन में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो संकर बीज उत्पादन में किस नरबंध्यता या किस आनुवंशिक नरबंध्यता का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो उसमें आता है कोशिका द्रव्य आनुवंशिक नरबंध्यता जो होती है मेथड जो होता है उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। पर्यावरण प्रेरित जो नरबंध्यता होती है ये तापमान और प्रकाश अवधि से प्रभावित होती है। और इसके यदि हम बात करें महत्व और उपयोग की, तो यह कृत्रिम बंध्याकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यानी कि यदि जो नरबंध्यता होगी तो उसमें क्या है कि हमें कृत्रिम रूप से जो पौधे होते हैं उसमें बंध्याकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। संकर बीज उत्पादन सरल और सस्ता बनाता है, शुद्ध संकरण सुनिश्चित होता है और संकर ओज को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। धान, ज्वार, बाजरा, सूर्यमुखी यानी कि जो सूरजमुखी होती है में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो नरबंध्यता होती है उसका उपयोग किस किस फसलों में किया जाता है, तो धान, ज्वार, बाजरा और सूरजमुखी जो होती है इसमें प्रयोग किया जाता है। शुद्ध संकरण ये सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है संकर ओज क्या है और इसके प्रकारों का उल्लेख करें। संकर ओज के विभिन्न परिकल्पनाओं के विस्तृत व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संकर ओज क्या होता है। तो संकर ओज वह घटना होती है जिसमें F1 संकर अपने माता पिता से अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो F1 जो पीढ़ी होती है वो अपने माता पिता से अधिक या अच्छा जो गुण यदि प्रदर्शन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं संकर ओज कहते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है जो माता पिता होते हैं जब दो अलग अलग वेराइटियों का हम संकरण क्रॉस करवाते हैं तो उसमें क्या होता है उससे जो नई पीढ़ी तैयार होती है जो उसके जो जनक थे उसकी तुलना में इसकी उपज भी अधिक हो जाती है, उसकी जो गुणवत्ता होती है वो भी अच्छी हो जाती है, यानी कि अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं संकरोज कहते हैं। ये उपज वृद्धि प्रतिरोध और अनुकूलन क्षमताओं में दिखाई जाती है, यानी कि उपज कितनी हो रही है, कितना इसमें वृद्धि हुई, यानी कि ग्रोथ कितनी हुई, रेसिस्टेंस कितना है कीटों के प्रति, रोगों के प्रति, और अनुकूलन कितने, यानी कि वो नए जो वातावरण होता है नए एनवायरनमेंट में कितना जल्दी वो अपने को अनुकूल कर लेती है। संकरोज के प्रकारों की यह बात करें तो ये सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक आता है मध्य जनक संकरोज, श्रेष्ठ जनक संकरोज और मानक संकरोज। ये 3 प्रकार का इसके टाइप होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके संकरोज की परिकल्पनाओं के बारे में। तो सबसे पहले आपकी आती है प्रभाविता परिकल्पना, जिसमें क्या होता है कि इसका जो प्रतिपादन किया था वो डेवेनपोर्ट ने किया था, इसका प्रभाविता परिकल्पना का। और इसके अनुसार श्रेष्ठ प्रभावित जीन हानिकारक अप्रभावित जीन के प्रभाव को क्या करते हैं दबा देते हैं। यानी कि जो श्रेष्ठ जो अच्छे प्रभावी जो जीन होते हैं या वो क्या करते हैं कि जो हानिकारक यानी कि जो हानिकारक जो अप्रभावित जीन होते हैं उनकी अभिव्यक्ति को उनके प्रभाव को क्या करते हैं दबा देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि जो संकर जो होते हैं वो अधिक श्रेष्ठ बनता है। फिर आपका आता है अति प्रभाविता परिकल्पना। इसमें क्या होता है ये किसने दी थी परिकल्पना, ये दी थी सूल और ईस्ट ने नामक वैज्ञानिकों ने अति प्रभाविता परिकल्पना दी थी। और इसके अनुसार विषम युग्मजीय अवस्था सम युग्मजीय अवस्था से अधिक श्रेष्ठ होती है। यानी कि इसमें क्या होता है जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं विषम युग्मजीय, जबकि जो दोनों युग्मक सेम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं सम युग्मजीय हम कहते हैं। तो जो विषम युग्मजीय अवस्था जो होती है वो सम युग्मजीय अवस्था से अधिक अच्छी होती है, यानी कि जो युग्मक होते हैं अलग अलग होने चाहिए। यह श्रेष्ठता संकरोज के कारण बनती है। और तीसरा जो इसकी परिकल्पना आती है वो आती है एपिस्टेसिस परिकल्पना, जिसमें क्या होता है कि इस परिकल्पना के अनुसार विभिन्न जीनों के बीच लाभकारी अंतःक्रिया संकर ओज उत्पन्न करती है। विभिन्न जीन एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं और इससे क्या होता है कि जो संकर की कार्य क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं संकर ओज के महत्व की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। संकर ओज से उपज में वृद्धि होती है, इसी के साथ रोग और कीट प्रतिरोध में भी सुधार हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। व्यवसायिक संकर किस्मों के विकास में इसका क्या है कि महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये हमारा जो पेपर था
पेपर सॉल्यूशन वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात की कि जो प्लांट ब्रीडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना बड़ा आपको आंसर लिख के आना है, जिसमें से बहुत से जो क्वेश्चन होंगे वो आपके रिपीट भी होने के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो पुराने पेपर होते हैं वो कहीं न कहीं पूरे ही कभी-कभी तो क्या होते हैं पूरे ही रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को ज़रूर देखें। यहाँ तक यदि आपने क्लास देखी है तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी आपको इस पे क्लास से रिलेटेड। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।